हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से इस चैनल पे जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब क्लास पे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, प्रतिदिन का प्रैक्टिस सेट, इसमें 50 क्वेश्चन का जो है रहता है और विथ एनालिसिस भी इसको हम लोग कराते जाएंगे। जिसका एनालिसिस होगा मैं उसका एनालिसिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि देख सकते हैं, है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, कर्मचारी, रेलवे, है ना, और जीएस आधारित। तो आज का हमारा जो सेट है जीएस आधारित क्वेश्चन है। क्या है? जीएस आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना, और धैर्य बना के इस वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो जब देख लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे माइंड में सेटअप हो जाएगा। और प्रतिदिन इसका सेट होता है। और मेरा दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो चलते रहेगा, ज्ञान बिंदु सर वाला जो चलता है ना। तो जैसा ही अपलोड करेंगे उसको मैं आपको यूट्यूब पे, है ना, उपलब्ध करा दूंगा। और इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आज की सेशन को, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। कर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, करपादपों के सभी भाग मूल, जड़, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। करपादप, पादप का मतलब होता है पेड़ और पौधा। तो करपादप के सभी भाग मूल, जड़, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है। पादप के जितने भी भाग होते हैं, है ना, सभी भाग, है ना, जैसे कि मूल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, श्वसन, ये सभी जो है अंग क्या करते हैं? तो श्वसन करते हैं। 2 नंबर में क्या रहा है कि पादपों के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है, ये भी सही है ना। पादप के जो एक भाग रहता है उसके दूसरे भाग तक जो जाता है तो उसमें जो है क्या होता है? गैसों का परिवहन लो हो जाता है। तीसरा कह रहा है, पादपों के श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। तो ये भी सही है ना। जो श्वसन दर मनुष्य का होता है उससे, है ना, धीमी होती है पादप की श्वसन की दर। तो इस तरह से अगर देखा जाए आंसर, तो 1, 2 और 3 तीनों क्या है? तो सही है। 1, 2 और 3 डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है? तो कह रहा लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। बिल्कुल सही है ना। लार का कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी की अगर बात की जाए तो 4.4 होता है। नहीं, ये गलत है। कॉफ़ी का अगर देखा जाए तो 4.4 से कितना होता है? 5.5 होता है। 4.4 से 5.5, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर गलत हो जाएगा। बियर का 4 से 5 होता है ना। 4 बोतल 5 बोतल बियर, है ना। तो बियर को इस तरह से आप लोग याद रखते हैं कि 4 बोतल 5 बोतल जो है क्या करना है? गटक जाना है। तो कह रहा बियर 4 से 5 होता है। कॉफ़ी में बता ही दिए 4.5 से 4.5 से 4.5 से 5.5 होता है। जबकि सिरका में 2.4 से 3.4 होता है। सिरका में कितना होता है? 2.4 से 3.4 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। कह रहा प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। कर प्रकाश की जो एक किरण है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, है ना, पर लंबवत आपतित होता है मतलब आता है। तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? ये 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो किसका लक्षण है? इकानो डर्मेटा, इकानो
डरमेटा हो जाएगा, है ना। इकानोडर्मेटा शंका है। करा जल संवहन नाल तंत्र वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इकानोडर्मेटा का लक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातुएं ऑक्साइड की प्राकृतिक उदासीन होती है? तो किसकी उदासीन होती है? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है कौन सी अधातुएं ऑक्साइड की प्राकृतिक उदासीन होती है? तो CO। 36 से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 kg का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी से उतर रहा है, उसके द्वारा कुल कितना गया कार्य है? तो इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल टाइप है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, प्रोटीन से, वसा से, लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को क्या करना है? तो जल द्वारा तनु को करना। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी का मतलब यह हुआ कि जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। तो कह रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल को जल द्वारा तनु करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वाष्पन भौतिक प्रक्रिया है, नवसागर का उर्ध्वपातन ये भी भौतिक है, लेकिन अम्ल को जल द्वारा तनु करना ये क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, करा पाइसन का अनुपात क्या होता है? पाइसन का अनुपात क्या होता है? तो करा केवल ठोस के लिए होता है, बिल्कुल सही है। पाइसन क्या है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो पाइसन जब किसी ठोस वस्तु को, है ना, जब किसी ठोस वस्तु को दोनों तरफ से खिंचाव किया जाता है तो उसके जो चौड़ाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, उसी को जो अनुपात होता है उसी को पाइसन कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं? पाइसन कहते हैं। तो केवल ठोस के लिए, क्योंकि द्रव में तो खिंचाव होगा नहीं, है ना, द्रव के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, पाइसन के लिए सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाए ठोस के लिए होता है। कारण निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? प्राथमिक उत्पादकता, है ना, जो हमारा, है ना, फूड चेन है उसी के बारे में पूछ रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? तो विषुवतीय वन क्षेत्र में। विषुवतीय वन क्षेत्र में, तो विषुवतीय वन क्षेत्र किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा के बीच के जो, है ना, क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? विषुवतीय रेखा कहलाता है। तो उसी में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी अनुकूल होता है, और काफ़ी अनुकूल होने के कारण जो है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना, घास भूसा और ये जंगल पेड़ पौधे सभी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ, है ना, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होता है विषुवतीय वन बायोम में। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है? कह रहा स्वचालित वाहनों मतलब कार जो चलता है तो कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, और कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड O2 का शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है ना। तो O2 हमारे शरीर में किसका परिवहन होता है? O2 का परिवहन होता है, और O2 ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रवेश कराता है, और उसी के माध्यम जो है मनुष्य का शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसमें प्रवेश कर जाता है तो O2 से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है, और पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? फैला देता है, और O2 को जो है बाधित कर देता है। तो कैसे करता है? हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी पदार्थ बनाकर, है ना। ऐसे क्या रहता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ पदार्थ बना करके शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में पहुंच जाता है तो वह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया ज़्यादा तेज़ी से कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और उसी में जो है ऑक्सीजन को अवरोध कर देता है, जिससे मनुष्य का डेथ हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन और समझाने का जो मेरा कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगला, करा ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या है? करा ऊन के बदले में, है ना,
ऊन तो सभी जगह जो है अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक होता है। एक बहुलक होता है, तंतु होता है, जो कृत्रिम कंबल है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है। तो वह क्या रहता है? वह रहता है आर्लोन। क्या रहता है? आर्लोन। आर्लोन। ऐसे हम लोग बेसिकली रूप से जानते हैं कि ऊन से बनता है सभी चीज़, लेकिन सभी चीज़ें ऊन से नहीं बनती है ना। उसमें आर्लोन रहता है, उसी के माध्यम से स्वेटर कंबल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगी? एक समान त्वरण से चल रही है। क्या चल रही है? एक समान त्वरण से चल रही है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ रोगी है, दूसरी तरफ उसका निदान है। एक तरफ रोगी है और दूसरी तरफ क्या है? उसका निदान है। रोगी और निदान। तो कह रहा एड्स, एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण। प्लेग, प्लेग की अगर बात किया जाए तो प्लेग के लिए वेसन स्टेन परीक्षण किया जाता है। प्लेग के लिए किया जाता है ना, वेसन स्टेन परीक्षण। वेसन स्टेन परीक्षण प्लेग के लिए वेसन स्टेन परीक्षण। और टाइफाइड के लिए किया जाता है आपको विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट। तो ऐसे भी पूछता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कारण निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? निम्नतर वायुमंडल मतलब क्षोभ मंडल की बात की जा रही है, क्योंकि सबसे नीचे जो वायुमंडल है हमारा क्या है? क्षोभ है, समताप है, फिर ओजोन है, फिर आयत है, फिर बहिर्मंडल है। इस तरह से हमारा जो है ना 5 मंडल है। तो कारण निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनी है? तो सबसे ज़्यादा जो है क्या है? कौन सी गैस? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से बनी है ना। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हमारे जो है वायुमंडल में 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है। आर्गन की बात करें तो 0.9% है। CO2 की बात करें तो 0.03% है। तो ये सब मिलाकर के जो है 100% जो है हमारा वायुमंडल में गैसों की मात्रा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लेयर देखा जाए तो नाइट्रोजन की है, चाहे किसी भी मंडल हो, क्षोभ, समताप, ओजोन, आयन और बहिर्मंडल। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 78% हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। करा डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, बिल्कुल सही है ना। कौन सी मिलान सही नहीं है इसमें छाटना? तो ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक, ये भी सही है। नॉटिकल मील दूरी का मात्रक है, तो नॉटिकल मील भी जो है समुद्री दूरी का मात्रक है, समुद्री दूरी है ना। और कैलोरी ऊष्मा का भी मात्रक है। तो ये सभी जो है आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए सभी है। आपको इसको ध्यान रखना है। कह रहा मनुष्य के जन्म के समय किस भाग की अस्थि पूर्ण विकसित होती है? पूर्ण विकसित होती है। कह रहा मनुष्य के जन्म के समय, अगर जन्म के समय की अगर बात की जाए तो टोटल 300 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी। मनुष्य जब जन्म लेता है तो टोटल कितने हड्डियाँ होती है? 300 हड्डियाँ होती है। लेकिन जब वो यंग हो जाता है तो कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है और वो शेष बचता है 206 हड्डी। तो मुख्य रूप से जो है मनुष्य में हड्डी 206 ही होते हैं। लेकिन बचपन में अगर देखा जाए तो 300 हड्डी होती है। लेकिन कुछ हड्डियों को जुड़ने के कारण वह 206 हड्डी बचती है, जो कि वह 206 हड्डी बच रह जाती है। तो कह रहा मनुष्य के जन्म के समय किस भाग की अस्थि पूर्ण विकसित होती है? तो किसकी होती है? कान की। कान में मुख्य रूप से 3 हड्डी होती है, जिसमें आप लोग जो है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज का नाम सुने होंगे। तो कान का जो 3 स्तर होता है ना, तो मध्य भाग में जो है हड्डियां होती है। तो उसमें 3 हड्डियां होती है, जिसमें स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी कान का कहलाता है। तो कह रहा किस भाग की अस्थि पूर्ण विकसित होती है? तो कान की हड्डी पूर्ण विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। कह रहा बूझे चूने का विलयन दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। 1 नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। कह रहा बूझे चूने का विलयन दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त किया जाता है। बूझे चूने का विलयन दीवारों पर सफेदी मतलब जो दीवार पर चूना पोताता है, तो कौन चूना रहता है? बूझल चूना रहता है। इसको याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना रहता है। और 2 नंबर में कह रहा है कि बूझा चूना वायुमंडल के CO2 को ग्रहण करके CaCO3 बनाता है, जो दीवार को चमका देता है। कह रहा बूझा चूना वायुमंडल के CO2
हमारे वायुमंडल में क्या है, तो CO2 की मात्रा जो भी है 0.03% है, लेकिन है। तो करा CO2 की ग्रहण करके क्या करता है, बुझा चुना, तो CaCO3 बना देता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो दीवार पर क्या लगता है, चमकने लगता है, दीवार पर चमकने लगता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सबसे पहले दीवार पर जो पोताई होता है वह क्या रहता है, तो बूझा चूना, बूझा चूना रहता है। लेकिन जैसे ही उसको पोताई करते हैं तो वह CO2 से ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, और इस दीवार को क्या करता है, चमका देता है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म व रातें बहुत ठंड होती है। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और बहुत गर्म और रातें बहुत क्या होती है, ठंड होती है। तो क्यों ऐसा होती है, क्यों होती है, इसका तो टेक्निकल क्वेश्चन है, आप लोग भी मार सकते हैं। तो इसमें जो है रेत उष्मा का बुरा अवशोषक परंतु अच्छा उत्सर्जक होता है। रेत क्या रहता है, उष्मा का बुरा अवशोषक, उष्मा का बुरा अवशोषक होता है परंतु अच्छा उत्सर्जक होता है, इसीलिए क्या होता है, दिन बहुत गर्म होता है ना। रेत क्या करता है कि गर्मी को खींच लेता है दिन में, और वही खींचता है तो जो है रेत के रेतीले मैदान में ज़्यादा गर्मी लगती है, और वह अच्छा उत्सर्जक भी है। और जल्दी जो है मौसम जब गिर जाता है तो वह अपने जो है ऊष्मा को छोड़ भी देता है, जिससे रातें क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अगला, एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया, गेंद को किस महत्तम ऊंचाई का प्राप्त करेगी, तो ये न्यूमेरिकल है। अगला, करा पोषक का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं। करा पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपघटक। करा पोषक का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं, अपघटक। अगला क्वेश्चन, लाल फास्फोरस एक मोमो ठोस है जबकि सफेद फास्फोरस अक्रिस्टलीय है। करा लाल फास्फोरस एक ठोस है जबकि सफेद फास्फोरस अक्रिस्टलीय है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय आप लोग समझिए। क्रिस्टलीय किसको कहते हैं, जैसे देखते हैं कि ठोस दो तरह का, ठोस एक नरम ठोस होता है, एक गर्म, एक जो है बहुत ज़्यादा ठोस होता है। तो जो बहुत ज़्यादा ठोस होता है उसमें जो अणु रहते हैं वो सटा सटा जो है सीरीज में जो है सरियाया हुआ रहता है उसका अणु, जैसे हमारा लोहा हो गया है ना। तो ये जो है क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय कहलाता है, जो मजबूत रहता है। और जो कमजोर रहता है जैसे शीशा हो गया, फाइबर हो गया, या प्लास्टिक के कोई वस्तुएं हो गई, तो वो अक्रिस्टलीय हो जाता है, क्योंकि उसका जो अणु रहता है टेढ़ा मेढ़ा रहता है, जैसे तैसे रहता है, और वो मजबूती नहीं देता है। इसीलिए जब देखते हैं कि शीशा जब फूटता है तो है ना, चुन्नी चुन्नी हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन जिसमें अणु सटा सटा रहता है उस पर अगर लगता है चोट तो वह सीधा जो है दब जाता है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन वह टूटता नहीं है। तो ये था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से संबंधित, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्रिस्टलीय किसको कहते हैं और क्रिस्टलीय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो अगला सेट में बने रहिए, समझते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करा है कि लाल फास्फोरस एक मोमिठोस है जबकि सफ़ेद फास्फोरस क्या है, अब क्रिस्टलीय। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो पाउडर की तरह होता है ना, और लाल फास्फोरस जो है क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, कथन एक सही है। दो में क्या करा है कि लाल फास्फोरस गंधहीन होता है, बिल्कुल सही है ना। लाल फास्फोरस कैसा होता है, गंधहीन होता है, उसमें गंध वगैरह नहीं होता, जबकि सफ़ेद फास्फोरस लहसुन का गंध देता है। और सफ़ेद फास्फोरस का क्या करता है, तो लहसुन के जैसा जो है गंध देता है। तो 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो किसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होता है ये पूछ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का, किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होता है। अगला, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। तो उसका उम्र जो है दांत गिनकर लगाइए या सींग पर छल्ले गिनकर,
है ना। देखते हैं खस्सी उसी खरीदे जाते, कहते हैं दत्तल है कि नहीं खस्सी, तो दांत गिनकर जो है और सींग पर छल्ले गिनकर उसको पता लगाया जा सकता है कि जवान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, करा कोल गैस मिश्रण होता है। कोल गैस की अगर बात किया जाए तो किसका मिश्रण, CO प्लस H2 प्लस CH4, है ना। CO प्लस CH4 प्लस H2, ये कोल गैस का मिश्रण है। कोल गैस का मिश्रण आप लोग याद रख लीजिए, है ना। CO CH4 और H2, CO CH4 और H2, CO CH4 और H2। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, तब प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO प्लस N2 का होता है, CO प्लस N2। एक होता है जल गैस, तो CO प्लस H2 होता है, CO प्लस H2 होता है। तो ये सभी जो है गैस का मिश्रण पूछते रहता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, कौन सा जल गैस है, कौन सा कोल गैस है। तो ये सभी को आप लोग जो है एक कॉपी में नोट करना है और उसे अच्छे से याद करना है। तो कोल गैस जो है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ नया नहीं रहता है, एक ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, बशर्ते आपको याद नहीं रहता है। तो उसी चीज़ को याद रखिए जिसको आप पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना कम से कम याद रखने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूला का वर्थ क्या क्या होगा। तो खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए ना, कभी नहीं भूलिएगा, है ना। कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। विकास तथा उपापचयी दर को कंट्रोल करता है, कौन करता है ऐसा। तो ये करता है आपको थायराइड। कौन करता है, थायराइड। कारण निम्नलिखित में से कौन विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, थायराइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, तो थायराइड। अगला अगला है ये जो है नॉमरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। बफर बिलियन, तो बफर बिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा वैसा बिलियन, बफर बिलियन किसको कहते हैं, अम्ल के योग से पीएच बहुत तेजी से बदलता है। पीएच बिल्कुल नहीं बदलता, पीएच के बदलाव को रोकता है, केवल शक्तिशाली क्षारक के योग के पीएच बदलता है। तो पीएच, अम्ल आपको पता होगा कि किसी ऐसी स्थिति में होती है जिसमें जो है अम्ल से क्षार में चल जाता है, क्षार से अम्ल में चल जाता है। कुछ ऐसा उत्प्रेरक मिलाने से ऐसा होता है। लेकिन बफर विलयन उसको कहते हैं जिसको उत्प्रेरक मिलाने के उपरांत भी क्या होता है, तो पीएच में बदलाव नहीं होता है, उसके पीएच जो मान होता है उसमें बदलाव नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, बफर विलयन। तो सी नंबर ऑप्शन होगा, उसे क्या हो जाएगा, बफर विलयन। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपन किस्म है। भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपन किस्म है। तो इसका आंसर जो है स्पष्ट नहीं बताया गया है ना। तो आप लोग इसे खुद से देखिएगा, है ना, कि इन चारों में से कौन सा संकटपन जीव है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। कह जीवाणु के कारण नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। इन चारों में से जीवाणु के कारण नहीं होता है, तो एस्केरियासिस, बाकी डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, टिटेनस, ये सभी जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के माध्यम से होता है। लेकिन एस्केरियासिस जो है ये जीवाणु के माध्यम से नहीं होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। करा विरंजक चूर्ण जो है उसके लिए कौन सा कथन गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए तो जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण जो है क्या होता है, तो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कथन 2 में कह रहा है कि चंद्रमा पर प्लान वेग का मान मात्र 2.38 किलोमीटर सेकेंड ही है, तो बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर प्लान वेग का मान मात्र 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पृथ्वी पर 11.2 और चंद्रमा पर पूछे तो 2.38। चंद्रमा पर प्लान वेग का मान कितना होता है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसलिए 1 और 2 क्या है, दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो है ना, विटामिन ए का तो निर्माण होता है, इसलिए इसको हटाइए, है ना।
इसका आंसर क्योंकि विटामिन ही हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन दो गो अपवाद है, विटामिन ए और विटामिन के, इसका निर्माण शरीर में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विटामिन अगर पूछे तो इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, ये सभी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं, जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व हैं और शेष मानव तत्व हैं। तो बिल्कुल सही है ना। अब तक कुल जो है 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। कितना तत्व? 118, जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व है ना। 118 तत्व हैं जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व हैं और शेष क्या है? मानव निर्मित है। तो इसको याद रखिएगा डाटा को। टोटल 118 है जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व है और शेष क्या है? मानव है। 98 प्राकृतिक मतलब जो है ना नेचुरली तरीके से है, और बाकी सब जो है तत्व मानव के द्वारा बनाए गए हैं। 2 नंबर का रहा है, कुल तत्वों में 11 तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी सही है। कुल तत्व में 2 तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बिल्कुल सही है ना। कौन कौन द्रव अवस्था में कौन कौन रहता है? तो एक तो पारा रहबे करता है, और दूसरा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर ना प्रैक्टिकल है, आप लोग देखिएगा इसको। करण निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण से सांस के रूप में ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही है ना। हमारा जो वातावरण है, हमारे जो वायुमंडल है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03% है। अगला करना है 2 नंबर, नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में 16% ऑक्सीजन तथा 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल गलत है ना। कारण नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में 16% ऑक्सीजन तो होता है, ये सही है, लेकिन 5% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि 4% होता है। कितना होता है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 3 नंबर का रहा, फेफड़ा के भीतर श्वसन गैसों का आदान प्रदान परासरण विधि द्वारा होता है। परासरण नहीं, विसरण विधि से, है ना। किससे? तो विसरण विधि से होता है। फेफड़ा के भीतर श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से? तो विसरण माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, करा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरी है ऊपर से। करा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरी है ऊपर से। तो करा तांबे के, है ना। करा जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। करा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरी है ऊपर से तांबे के। करा मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन, डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है? कह डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित यानी सीएनजी का प्रयोग करने का क्या कारण है? तो इसमें जो है तो तीनों कारण देखते हैं क्या है। कह रहा डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग करने प्रमुख कारण क्या है? वाहनों में सीएनजी के जलने के बाद अवशेष कम बचता है। बिल्कुल सही है ना। अवशेष कम बचता है मतलब जो है प्रदूषण कम फैलाता है। इसमें किसी तरह के मिलावट नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है। सीएनजी पेट्रोल डीजल की तुलना में सस्ता होता है, ये भी सही है। अर्थात तीनों बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, तीनों सही है। जैक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? तो जापान है। जैक्सा जापान। वर्तमान मानव का पृथ्वी पर आगमन किस काल में हुआ था? तो प्लेस्टोसिन काल में। प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। अगला, किसी रेडियो सक्रिय परमाणु विशेष की रेडियो सक्रियता गति को क्या कहते हैं? करा किसी रेडियो सक्रिय परमाणु विशेष की रेडियो सक्रियता गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। किसी रेडियो सक्रिय परमाणु विशेष की रेडियो सक्रियता गति को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता। अगला, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? करा मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? तो ट्रिटिकेल, है ना। ट्रिटिकेल
केल। करा मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? तो ट्रिटिकेल। मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतर्राज्यीय संकरण कराया गया है? करा ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतर्राज्यीय किया गया है? तो राई के साथ। किसके साथ? राई, सरसों, काला वाला। क्रम 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से मतलब बनावटी रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधा का नाम क्या है? तो ट्रिटिकेल है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया पौधा। और ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतर्राज्यीय संकरण कराया गया? तो राई का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला, कर दुर्लभ रक्त समूह जाम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा एंटीजन पाया जाता है जिसमें ना तो यह किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है और ना ही ले सकता है? तो इसमें कौन सा पाया जाता है? तो H है ना। कौन सा? H। कर दुर्लभ रक्त समूह, ऐसा रक्त समूह है जो दुर्लभ कहलाता है। कौन सा? तो जाम्बे ब्लड ग्रुप। जाम्बे ब्लड ग्रुप। जैसे किसी को कहता है O है, A है, B है, AB है ना। लेकिन इकारा जाम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा एंटीजन पाया जाता है जिसमें ना तो यह किसी अन्य रक्त को समूह वाले व्यक्ति को ले सकता है ना दे सकता है? तो कौन सा रहता है? H। चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। कर चित्रों के पर्दे पर जो प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन के माध्यम से जो प्रदर्शित किया जाता है चित्रों को, तो किसके माध्यम से होता है ये पूछा जाए? तो एपीडियास्कोप। किसके माध्यम से? एपीडियास्कोप के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? तो एपीडियास्कोप के लिए। एपीडियास्कोप कर चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा? तो एपीडियास्कोप। सेरिबेलम तथा डायनोसेफ्लॉन भाग है। किसका भाग है? किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। करा सेरेब्रम तथा डायनोसेफ्लॉन किसका भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का। किसका है? अग्र मस्तिष्क का। सेरेब्रम तथा डायनोसेफ्लॉन भाग किसका है? अग्र मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। करा केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सोयाबीन वाला संस्थान कहाँ है? तो आपको इंदौर में है। इंदौर की अगर बात किया जाए तो सबसे स्वच्छ शहर में एक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन, और कल फिर जो है इसका अगला सेट हम लाएंगे। तो इसी तरह से प्रतिदिन आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको PDF वीडियो टोटल मिलने वाला है। आप धैर्य बनाकर सिर्फ रहिए और इसी तरह से आपका जो है धीरे धीरे है ना ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो नौकरी लेने बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।